नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। चीन ने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी। अब इस दावे को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उधर बंगाल में बीजेपी सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन नतीजे अब भी शक की नजर से देखे जा रहे हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। पाकिस्तान की मदद करने का चीनी कबूलनामा, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। पटना प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई पर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया। बंगाल में शपथ के बाद चुनाव प्रक्रिया और हिंसा पर अभिषेक बनर्जी का आरोप। पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए। हॉर्मुज स्ट्रेट हमले की खबरों को ईरान ने बताया झूठा, चीन ने जताई चिंता। चीन ने दावा किया है कि उसके इंजीनियरों ने पिछले साल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी। चीनी इंजीनियरों का कहना है कि वे युद्ध के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस पर तैनात थे। उन्होंने चीन में बने J-10CE लड़ाकू विमानों को चलाने में पाकिस्तान की मदद की। चीन का दावा है कि उसने इसी विमान ने भारतीय वायुसेना के राफेल को मार गिराया था। चीनी इंजीनियर झांग हेंग ने बताया कि उनकी टीम विमानों की पूरी क्षमता जांचना चाहती थी। वे भीषण गर्मी और सायरन के शोर के बीच पाकिस्तानी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। चीनी इंजीनियरों के मुताबिक उनका विमान राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट पर भारी पड़ा। हालांकि भारत ने कभी भी अपने राफेल विमान के नुकसान की पुष्टि नहीं की है। इस खबर से ये साफ हो गया है कि चीन और पाकिस्तान के सैन्य रिश्ते कितने ज्यादा गहरे हो चुके हैं। पाकिस्तान अब अपनी सैन्य जरूरतों के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर होता जा रहा है। चीन इस जीत को अपनी तकनीक के प्रचार के तौर पर देख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन से मिली मदद को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर तीखा हमला बोला है और विदेश नीति को लेकर कई सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार 4C नीति यानी चीन के सामने लगातार संतुलित समर्पण की नीति पर चल रही है। उनके मुताबिक ये जानकारी पहले भी सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह द्वारा सार्वजनिक की जा चुकी है, जिसमें चीन की रियल टाइम भूमिका का जिक्र था। जयराम रमेश ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि 56 इंच की छाती और आंसुओं से भरी लाल आंख वाले हमारे प्रधानमंत्री ने 2020 में लद्दाख सीमा विवाद के बाद चीन को क्लीन चिट दी क्यों? भारत ने अपने पारंपरिक अधिकार क्यों छोड़े और चीन के खिलाफ सख्त रुख क्यों नहीं अपनाया गया? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार चीन से व्यापार और निवेश बढ़ाकर निर्भरता और ज्यादा बढ़ा रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि इन सभी मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। पटना में शुक्रवार को हुए शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार और पुलिस कार्रवाई पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पटना में कल अपने रोजगार का हक मांगते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस ने बेरहमी से पीटा, वो भी फिर से। बेरोजगार युवाओं को बीजेपी का जवाब लाठी मिली। भारत में आज सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है और इसकी सबसे भयंकर मार बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रही है। लाखों युवा डिग्री और काबिलियत हाथ में लेकर दर दर भटक रहे हैं, मगर बीजेपी की सरकार को ना इसकी परवाह है और ना ही आपकी। राहुल गांधी ने लिखा कि जब युवा सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगते हैं, उनके हाथ में रोजगार नहीं, पीठ पर लाठियां रख दी जाती हैं। भारत का युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुका है। वो अब चुप नहीं बैठेगा और कांग्रेस उनके साथ हर मोड़ पर खड़ी हुई है। शुभेंदु अधिकारी के सीएम पद की शपथ लेते ही टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया और उसके बाद की स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई सरकारी एजेंसियों और चुनाव आयोग का रवैया पक्षपाती रहा। उन्होंने ईवीएम मूवमेंट कंट्रोल यूनिट्स में गड़बड़ी और मतगणना प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। इन घटनाओं ने जनता के मन में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर गंभीर संदेह पैदा कर दिया है। उन्होंने ये भी मांग की कि मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए और वीवीपैट स्लिप्स की दोबारा गिनती कराई जाए, ताकि किसी भी तरह की शंका दूर हो सके। अभिषेक बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि चुनाव के बाद राज्य में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं और कई लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बंगाल चुनाव में अब वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विवादित एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे, उनमें से केवल 1607 लोगों की अपील मंजूर की गई और उन्हें वापस लिस्ट में जोड़ा गया। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि कुल 19 ट्रिब्यूनल में से अकेले रिटायर्ड जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाले ट्रिब्यूनल ने ही 5 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच 1717 अपीलों को मंजूरी दी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब एक अकेले ट्रिब्यूनल ने ही सरकारी आंकड़ों में से ज्यादा नाम बहाल किए,
तो फिर बाकी 18 ट्रिब्यूनल ने कितनी अपीलों पर मुहर लगाई होगी और कितने लोग समय पर लिस्ट में नाम जुड़वा कर वोट डाल पाए होंगे। खबर ये भी है कि जस्टिस शिवज्ञानम ने गुरुवार को व्यक्तिगत कारणों से ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले पर चुनाव आयोग या बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू के बयान पर काटजू को सीक्रेट संघी कह दिया। दरअसल मार्कंडेय काटजू ने एक पोस्ट में कहा था कि अगर आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सायोनी घोष और कुणाल घोष जैसे टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। इस पर महुआ ने जवाब देते हुए एक्स पर लिखा कि मैंने अपने विचारों और राजनीतिक सोच के लिए अपना करियर और युवावस्था तक कुर्बान कर दिया है, इसलिए मुझ पर बिना आधार के आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। इस पर महुआ मोइत्रा ने काटजू को जवाब देते हुए लिखा कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद फायदे पाने के लिए सीक्रेट संघी बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा खुलकर अपनी विचारधारा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील समय में इस तरह के बेबुनियाद दावे नहीं किए जाने चाहिए। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। विजय गठबंधन पर घमासान, समर्थन विवाद जारी। पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी की बड़ी कार्रवाई। WFI का विनेश फोगाट पर बड़ा एक्शन, शो कॉज नोटिस जारी। ईरान ने चीनी टैंकरों पर हमले की खबरों को किया खारिज। टीवीके की तरफ से दावा किया गया है कि AMMK के एकमात्र विधायक कामराज एस ने उनके गठबंधन को समर्थन दे दिया है और इसके लिए एक समर्थन पत्र भी दिया गया है। साथ ही एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें विधायक को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया, बताया गया। लेकिन इस पूरे दावे को AMMK महासचिव TTV दिनाकरण ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे फर्जी करार दिया है। दिनाकरण ने कहा कि जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो नकली है और AI से बना हुआ है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समर्थन सच में मिला होता तो विधायक को सीधे राज्यपाल के सामने पेश क्यों नहीं किया गया। उन्होंने टीवीके पर आरोप लगाया कि ये सब सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। दिनाकरण ने यहाँ तक कह दिया कि मामला हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों को तोड़ने की कोशिश से भी जुड़ा हो सकता है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम ने चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित उनके सरकारी आवास से उन्हें हिरासत में लिया। सुबह से ही ईडी लगातार संजीव अरोड़ा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और कथित GST फर्जीवाड़े के मामले में की गई है। ईडी ने पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में मंत्री से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े लेन देन और दुबई से भारत तक कथित फंड ट्रांसफर की जांच की जा रही है। शिरोमणि अकाली दल के नेता मजीठिया ने दावा किया है कि ये मामला करीब 100 करोड़ रुपए के फर्जी GST मोबाइल फोन खरीद और एक्सपोर्ट रैकेट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन सस्ते दामों पर खरीदकर भारी मुनाफे में बेची गई और इसमें कई बड़े लोगों की भूमिका हो सकती है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश के स्टार पहलवान विनेश फोगाट को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और उन पर अनुशासनहीनता और एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। WFI ने साफ कर दिया है कि विनेश को 26 जून 2026 तक किसी भी घरेलू टूर्नामेंट में खेलने के लिए अयोग्य माना जाएगा, जिससे उनका वापसी वाला प्लान अब बड़ा झटका खा गया है। ये विवाद उस समय और बढ़ गया जब विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट से वापसी की घोषणा की थी और उनका लक्ष्य 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक बताया जा रहा था। विनेश को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। हाल ही में विनेश ने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप भी लगाया था कि बृजभूषण ने उनका भी शोषण किया था। अब लोग इन दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में चीनी नाविकों वाले तेल टैंकर पर हमले की खबर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ईरान ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फजली ने कहा है कि इस तरह की खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं ताकि ईरान की विदेश नीति और हाल की कूटनीतिक गतिविधियों को कमजोर दिखाया जा सके। उनका कहना है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की चीन यात्रा के महत्व को कम करने के लिए प्रचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चीनी विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण समुद्री व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा खतरे में है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो अमेरिका इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू करेगा। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि पहले पाकिस्तान की मांग पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया गया था, लेकिन अब अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो अमेरिका पहले से भी बड़ा और सख्त ऑपरेशन शुरू करेगा। ट्रंप ने कहा कि इस बार कार्रवाई ज्यादा तेज और बड़ी हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान जल्द ही युद्ध खत्म करने वाले समझौते पर अपना जवाब देगा ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने जहाजों और व्यापारिक रास्तों को सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना हर जरूरी कदम उठाएगी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की नई खबरों के अपडेट के साथ हम फिर 8 बजे हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be